मैं हूँ आज गाज़ियाबाद में और बड़े ख़ास विशिष्ट अतिथि आज हमारे साथ हैं माननीय चंद्रपाल जी। प्रशासनिक सेवा में अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने देश की सेवा की है। देश की सेवा के साथ साथ समाज की सेवा भी वो करते रहे। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने अपने इस जज्बे को नहीं छोड़ा है। समाज के साथ साथ अब वो राजनीतिक रूप से भी समाज की सेवा करना चाहते हैं। आइए जानते हैं प्रशासनिक सेवा के बाद घर पर भी उन्होंने बैठना पसंद क्यों नहीं किया और अब वो जगह जगह जाकर सभाएं ले रहे हैं, बहुजन समाज को एकत्र कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको हुक्मरान बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाइयों और बहनों। इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और खुद ही अपनी हमारी तारीफ़ कर दी है जी। तो उसमें कुछ ज़्यादा मुझे बोलना नहीं है। मेरे फेसबुक पर पढ़ा है, आप लोग सब पढ़िएगा। चंद्रपाल के नाम से फेसबुक है और यूट्यूब पे तमाम लाइव हैं, वो लाइव देखिए, सुनिए। और 5-5, 10-10 हज़ार मेरे सपोर्टर्स उसमें हैं। आपके वेरियस 7 पेजेस हैं, तो विस्तार से बहुत बड़ी चीज़ है, तो बहुत काफ़ी समय लगेगा। इन्होंने पूछा है कि सेवा कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कहूँ। मैं कहूँ ये बात सही है कि 19 वर्ष की उम्र में हमने MSc फिजिक्स किया था। 19 वर्ष की उम्र में? 19 वर्ष की उम्र में। उसके बाद 10वीं पास नहीं करते आज की। हाँ, उसके बाद 2 साल प्रोफेसर रहा कानपुर कॉलेज लखनऊ में। और वहाँ किसी के जब 20 साल का हुआ, उस समय 20 साल के IPS बैठ सकते थे, तो हमें IPS के लिए उन्होंने प्रेरित कर दिया और हम IPS 21 वर्ष की उम्र में IPS बन गए। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात आपने मुझे बताई है कि बहुजन समाज में 21 वर्ष की उम्र में सबसे बड़े पहले आप IPS रहे। ये तो गर्व की बात है जी, गर्व की बात। हर एक आदमी गर्व करता है। उसके बाद में हम ट्रेनिंग के बाद केरला पहुँचे, तो केरला के IG ने कहा, कह रहे चंद्रपाल आप यंग हो, वाई डोंट यू ट्राई फॉर IAS। तो हम वहाँ से त्रिवेंद्रम से IAS में बैठे और उसी फर्स्ट अटैम्प्ट में IAS में आ गए। और हाँ, तो 23 साल का था जब मैं IAS बन गया था। IFS भी था। IFS मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मेरे 2 छोटे भाई थे, मेरी विडो मदर थी और बहन थी, इसलिए हमने IAS चुना। IAS गरीबों की सेवा करने का ज़्यादा अच्छा मौका मिलता है, इसलिए IAS बने। तो 72 में मैंने IAS ज्वाइन किया। 72? हाँ, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ, 72 से लेके और 36 साल तक, यानी 2008 में रिटायर हुआ सेक्रेटरी भारत संस्कार, जो हाईएस्ट पद MSME जो आजकल काम चल रहा है, हाँ, वो उसी का मैं सेक्रेटरी था। उससे पहले मनमोहन सिंह साहब ने मुझे जो है प्रिंसिपल एडवाइजर प्लानिंग कमीशन बनाया था। तो 11th प्लान हम ही लोगों ने बनाया हुआ था। मैं प्रिंसिपल एडवाइजर था। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, समाज, सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, तो बहुत काम किया। इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में 33 साल तक काम किया, तो उत्तर प्रदेश में भी प्लानिंग सेक्रेटरी रहा पड़ेगी 2 साल वो और 3 साल वो, 5 साल वहाँ। तो प्लानिंग का मुझे सारे देश में सबसे ज़्यादा अनुभव है एज फार एज IAS इज कंसर्न। तो 8th 5 प्लान में हमने ये देखा कि जो समाज सेवा जिसे कहते हैं, आपने क्या किया, तो उनका जवाब है। तो सबसे पहले पूछा कि पूछते हैं आजकल एक सगुफ्ता चलता है कि रिटायरमेंट होने के बाद हमारे जो बुजुर्ग हैं वो समाज में माला पहनने आ जाते हैं। नहीं, माला पहनने उनको नहीं मालूम कि जो माला मुझे आज से नहीं है। माला मुझे जो है, मैंने बताया ना, एक 54 वर्ष पहले से मिलते चले आ रहे हैं। 54 वर्ष तक माला पहने हैं। गाज़ियाबाद में जहाँ खड़ा हूँ वहाँ एक दिन में 13 फंक्शंस में मुख्य अतिथि रहता था। यहाँ कोई दूसरा कलेक्टर के अलावा दूसरे किसी को मुख्य अतिथि नहीं बनाया जाता था। तो मालाओं की भरमार रही है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। उन लोगों ने देखी नहीं है तो उनको लगता है। हम ये कह रहे हैं माला पहनने की बात नहीं है, हमने समाज सेवा शुरू से ही किया है और सामाजिक परिवर्तन मंच हमने बना लिया था कि IAS के साथ हम IAS से नहीं कह सकते, तो सामाजिक परिवर्तन मंच के माध्यम से समाज सेवा की बात कर सकते हैं। भगवान बुद्ध की मूर्ति लगवाई, डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति रखी और अपना अधिकारी कर्मचारी को बोलने लगे। तो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मैं समझता हूँ कि जब तक मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश से चला नहीं गया तब तक मुख्य अतिथि के पद सिर्फ चंद्रपाल के लिए सुरक्षित थे। चाहे डॉक्टर अम्बेडकर के जो भीमनगरी है आगरा की, वो हम ही करवाते थे। कानपुर में है तो हम मुख्य अतिथि हमेशा रहे ना। तमाम सब लोग झांसी तो गए, गोरखपुर गए। ये आपके बाम साहब के, उन्होंने भी मुझे 2 बार। उत्तर प्रदेश आपका पूरा कार्य क्षेत्र रहा पूरा? सब पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, सारा देश कार्य क्षेत्र रहा। यानी आप आश्चर्य करोगे कि एक बॉम्बे में रविदास सम्मेलन था, लाखों आदमी बैठा हुआ था और तमाम बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट लोग वहाँ बैठे हुए थे। उनके सामने जब हमने रविदास जी पे सिंपल भाषा में बताया तो आश्चर्यचकित रह गए। आज भी बोलता हूँ।
फिर उसके बाद सूरत में भी एक बार डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पे 1 जनवरी वो उसके 15 अप्रैल 2007 में था। तो वहाँ लाखों आदमी सड़क पर बैठे हुए थे गुजरात में। तो हम ये कह के आए कि आज तो आपने सुन लिया, सब पैर छू रहे हो, मगर मैं अब तब लौट के आऊँगा सूरत जब आप यहाँ पर अम्बेडकर पार्क बनवा लोगे। माननीय नरेंद्र मोदी का फ़ोटो लगा हुआ था, डॉक्टर अम्बेडकर फ़ोटो लगा हुआ था, मगर वो पार्क की जगह सड़क पे बीच में आई, सड़क के बीच में होके सड़क थी, इधर भी सड़क थी, इधर भी सड़क थी। पार्क का नाम नहीं था? पार्क नहीं था, वो सड़क पे। हाँ, एक तरफ धू हो रही है और एक तरफ जो है जनता बैठी हुई है। तो मैंने ये कोई व्यवस्था, और बड़े बड़े एक्स मिनिस्टर्स और मेयर वगैरह सूरत के वहाँ बैठे हुए थे। तो मैं सूरत में डिक्लेयर करके आया था, मैं नेक्स्ट टाइम मुझे आप बुलाओगे तो जब तक पार्क नहीं होगा तब तक मैं नहीं आऊँ। तो ये ऐसे वडोदरा गया, वडोदरा में ही मुख्य अतिथि था, वहाँ पर भी बाबा साहब के संकल्प भूमि बनी है। तो उसमें भी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप देख लेना, उसका सहारा लो मैंने क्या बोला है। तो ये समाज सेवा तो हमारे ब्लड में रही है, हमारे फादर। समाज सेवा के साथ साथ राजनीति का चस्का कैसे लग गया? राजनीति और समाज सेवा तो एक तरह से कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। राजनीति अगर समाज सेवा के दृष्टिकोण से करो तो समाज सेवा है, और राजनीति को अगर लूट करने फसोट करने के लिए करो तो राजनीति है। झूठ फरेब का सहारा लो तो राजनीति है, और सच्चे ईमानदार अच्छे नियत से काम करो तो वो समाज सेवा है। मेरी डेफिनेशन है ये, क्योंकि जब तक आदमी जो सच्चे अच्छे मन से काम नहीं करेगा तो वो समाज सेवा नहीं कर सकता। जिससे उद्देश्य से MLA MP लोग बनने की लालसा रखते हैं, इसका मतलब है उसे कहीं ना कहीं लालच है, वो धन इकट्ठा करना चाहते हैं। संपत्ति, ये जो संपत्ति इकट्ठा करने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां होड़ लगी हुई है। बाबू जी, आप बता रहे थे कि सामाजिकता के साथ साथ राजनीति में प्रवेश करने का मन कैसे बना? हाँ, देखिए हमने बताया ना, हमारी हॉबी रही कि इसी एक तो हमने आगरा में बाबा साहब को सुना था, बहुत 7-8 साल के थे, और उसके बाद जो है जब उसमें हुए IAS में आए, तो IAS में एक डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट भाषण दिया कि IAS इज़ एन एजेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज। और वही बाबा साहब ने कहा था कि जब तक सामाजिक और आर्थिक विषमताएं दूर नहीं होंगी तब तक आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता पूरी नहीं है, पक्की नहीं है। तो वो दिमाग में रहा, सब लोग भूल गए कि IAS जो सामाजिक परिवर्तन कर सकता है तो कैसे कर सकता है। एक तो यह है कि जो योजनाएं बनती हैं उसका सही रूप से लागू कराया जाए। अब वो गरीबों की योजना बनती हैं तो गरीबों के लिए स्पेशली दिल लगा के कराई जाए। तो वो हमने शुरू से पीलीभीत से लेकर आप पता लगा लो, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, एंड ये जो है ऐसा करा कि कोई सोच भी नहीं सकता। यानी ज़मीनें बांटी, मुरादाबाद में इमरजेंसी का पीरियड था बहुत ज़ोर से, तो वहाँ भी ट्रांसफ़र हमारा हुआ, समझा। पीलीभीत में DSO बना दिया, वहाँ बेईमानों को पकड़ धकड़ हुई, तो वहाँ पर भी मालूम पड़ा कि वहाँ से भी ट्रांसफ़र हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट थे, झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे थे गरीबों की, हम सिटी मजिस्ट्रेट थे। हमने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? मुसलमान की औरतें थीं, शिव कास्ट की थी, उनकी सब शरीर छिलक, जुलाई का महीना था, जुलाई अगस्त का। तो हम आए, मैंने क्या कर रहे हो कि साहब यहाँ झुग्गी झोपड़ी, तो मैं ये आज सब बड़े लोगों को करना चाहिए कि बरसात के दिनों में उनके देखा बॉडी कैसे चमक रही है, ये तो गलत बात है। अन्य गरीबों के लिए ये मैं कह रहा हूँ, लोगों से बताना चाहता हूँ कि जो आज जो कहते हैं बड़े भारी समाज सेवक है, उनसे हमसे सीखो कि हमने कहा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसे रोकने के लिए हमने कहा DYSP को डांटा कि हम सिटी मजिस्ट्रेट हैं, तुमने हमारे बिना पूछे ये शुरू कैसे किया। तो इसको रोकने के लिए हमने कहा ये जो है हर हालत में इसको रोकना पड़ेगा, हटाओ। ए दरोगा जी, कोतवाली बरेली के सामने था, ए दरोगा जी जरा बोला रस्सा लाओ, और मिडिल ऑफ द रोड से लेके 200 मीटर तक नापो, और सबके दुकानें जितने भी हैं ये बड़े बड़े लोगों के हॉस्पिटल से अब ऐसे बने हुए हैं, सब तोड़ो। अब सब गरीब लोग सब इकट्ठे हो गए और सब मेरे शक्ल की तरफ देखे, उन्होंने कहा चंदपाल जिंदाबाद, सिटी मजिस्ट्रेट जिंदाबाद। ये 74 की बात है, 74-75। तो अब वहाँ भीड़ हो गई। हमने कहा चलो कुदार उदार लेके भगा दिया नगर निगम के मेयर का। वो मेयर बड़ा सारे देश के मेयर नगर निगम का अध्यक्ष था एसोसिएशन का। हाँ, उसने जाके भगोना जी से शिकायत की, भगोना चीफ मिनिस्टर थे कि साहब आपने ऐसा सिटी मजिस्ट्रेट भेजा है, तो हमारे नारे लगवा दिए, मुर्दाबाद लगवा दिए। हमने कोई मुर्दाबाद नारे लगाने का कोई उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ी क्यों तोड़ी जा रही है, औरों की क्यों नहीं तोड़ी जा रही। मकसद उसका ये था, जो आज भी है, कि बड़े बड़े लोगों के मकान
अनधिकृत मकान है वो नहीं तोड़े जाते। और जो बाहर से आए हुए मजदूर लोग हैं जो दिल्ली में बसे हुए झुग्गी झोपड़ियों में, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सहारा लेकर तोड़ दिए जाते हैं। अभी आपने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है और पिछले कुछ वर्षों से आप उस पर काम कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य हमारे दर्शकों को बताइएगा। वो आपके उद्देश्य हमारे सब वेबसाइट पर पड़े हुए हैं, www.adarshswajparty.com। 31 पॉइंट्स हैं, उनको कोई पढ़ लेंगे तो सारे देश की राजनीति उसमें छिपी हुई है, वो सब है। पहला तो वही है, 4 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे छांटे हमने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर। एक तो जातीयता, दूसरे धर्मांधता सांप्रदायिकता, तीसरे आपका भ्रष्टाचार उन्मूलन, और चौथी है समृद्ध विकास, जो योजनाबद्ध विकास। तो योजनाबद्ध विकास कह के कुछ टुकड़े डाल देते हैं, बाकी अपने गरीब लोगों को नहीं मिल पाते। तो हमने कहा नहीं, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तब हमने वो स्वीकास्ट के लिए स्वीकास्ट सब प्लान बनाया था भारत 1995 में यूपी में, जब प्लानिंग सेक्रेटरी बनाया था माननीय काशीराम जी ने कहा था कि हर हालत में आप ही को बनवाएंगे। मायावती जी ने रात के 10:30 बजे मिलकर हमसे बात की कि आप ही को प्लानिंग सेक्रेटरी बनाऊंगा। मैंने कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बना, जो कह रहे थे वो लालजी टंडन साहब और काशीराम जी, तो ये क्या है, आप किसी को बना दिया, आपने जो जिसको बनाया वो तो सस्पेंड कर दिया, आप मुझे भी सस्पेंड करेंगे। मेरे हाथ जोड़े नहीं, वो गई अंदर से निकल के आई। मैंने आपको कहा वो आपको मानना पड़ेगा, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। तो मैंने फिर ठीक है, फिर काहे को अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप, आपने वो करिए, हम अपना काम करेंगे। हमने प्लानिंग करें तो प्लानिंग के रूप में 95 में 3 महीने नहीं है, 3 महीने में हमारे शायद हमसे ज़्यादा मायावती जी कोई नहीं जानता। और 3 महीने में हमने सब बात बता दी और उनको हमेशा सही रास्ते पर ले गए और सारी योजना बना दी और अच्छी प्रगति। सेकंड टर्म में हम जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे ट्रांसपोर्ट एंड उसके यूपी रोडवेज़ के, वहाँ रामवीर उपाध्याय को पोस्ट कर दिया। और रामवीर उपाध्याय जो बेईमान आदमी, मुँह के कह रहा हूँ, उसने जो आते आते गड़बड़ करना शुरू कर दिया। एक दिल्ली सहारनपुर रूट की फाइल है, आप लोग तो यही के हो, उसमें हुआ था कि उसको प्राइवेट कर दिया जाए। और प्राइवेट करने के लिए उससे पहले जो थे जितने चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, तीनों की कमेटी ने कह दिया प्राइवेट कर दिया जाए। तब तक गवर्नर ने हमें पोस्ट कर दिया। ये 97 की बात है। 97 में जैसे ही पोस्टिंग हुई, अब फाइल जो है आ गए लोग मिलने के साहब उसे प्राइवेट कर दीजिए। उससे पहले वो लोग कर चुके थे, उन्होंने बताते हैं 15-15 लाख रुपये ले रखे थे, सब क्लियर कर दी। तो हमसे कहते हैं आपको चिड़िया बैठानी है। मैंने ऐसा कैसे हो सकता है? हमने गवर्नर को भेज दिया कि साहब ये नहीं हो सकता, ये भ्रष्टाचार वाली फ़ाइल है। उस फाइल को हमने कहा, गवर्नर ने देख लिया। उसके बाद 23 फरवरी को मैडम चीफ मिनिस्टर बन गई और उसमें रामवीर उपाध्याय मिनिस्टर बन गया। मिनिस्टर कहते हैं कि आप अपना वो दीजिए, आप तो मिशन के आदमी हैं, मैं ही मिशन का आदमी हूँ, ये जो बड़ा वो वाली फ़ाइल ले आइए। तो हमने फ़ाइल ले जाके हमने कि झूठ बोल दिया, वो तो हमने मैडम को दे दी। हम उसको, मैं अपने भगवान के सामने बैठा हूँ, मैंने जाके यही कहा, खड़ा हुआ हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, बयान दे रहा हूँ, और कोई भी जाके सत्यापन कर ले। हमने कहा मैडम ये 75 लाख की फ़ाइल है। अब वो शायद ये समझी होंगी कि मैं 75 लाख दिलवा रहा हूँ। तो उसके बाद मेरा जो है 3 फाइल छोड़ दी, श्री कृष्ण आ गया, उसको फाइल दे दीजिए, पुनिया को मत देना। तो मैं समझता हूँ पुनिया में और मायावती जी में तब तक कुछ चक्कर चढ़ गया था, तो इसलिए उन्होंने उसको दिलवा दिया। जब फाइल उनको दिलवा दी, तीसरे दिन मेरा ट्रांसफ़र हो गया। चुनाव है, आपकी पार्टी कहाँ चुनाव लड़ रही है? अभी तो देखो ऐसा है, जो कोरोना के चक्कर में हमारे घर वाले सब चपेट में रहे, तो हम भ्रमण नहीं कर पाए सब जगह। मगर क्योंकि हमारी ख्याति है, पुराने सब लोग जानते हैं, काम करते रहे। आगरा के तो लोग जानते ही, उन्होंने तो हमें 3 बार MP हराया है, तो इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। मगर आगे भी जितने लोग हैं, लखनऊ में हमेशा सेमिनार होती रहती थी, सेमिनार करते थे हम सेकंड सैटरडे को। तो इसलिए सब लोग सेकंड वीक को हम सेमिनार करते थे। अम्बेडकर महासभा बनाई थी, उसके माध्यम से सभा सेवा थी बहुत ज़्यादा। उसके लिए हमने कहा कि ये वो होना चाहिए, तो वहाँ आसानी से हो जाएगा प्रचार हमारा। आगरा में इस बार चुनाव लड़ना तय है? आगरा ही नहीं, आगरा क्यों, पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी। हमारी शर्त यह है कि जो राजनीतिक अपराधीकरण में लिप्त हों, जो भ्रष्टाचारी हों और जो जातिवादा और सांप्रदायिकता में ज़्यादा अंधाधुंध विश्वास करते हों और जिनको भागीदारी पसंद नहीं हो, ऐसे आदमी को हम टिकट नहीं देंगे। सच्चे अच्छे ईमानदार लोग हैं, उनको देंगे। ये आज से नहीं, हम कई वर्षों से यही चिल्ला रहे हैं
कि सच्चे अच्छे अमजदार करें और अपराधीकरण बंद हो। सुप्रीम कोर्ट में लिखा तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार कहा कि राजनीति में अपराधी नहीं आने चाहिए और बड़ी सफलता मिल रही है उसमें, मगर पूर्ण रूप से नहीं मिल पाई। अभी भी मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। अभी हम टाइम मांग रहे हैं लॉ मिनिस्टर से कि आप जो है हमको समय दीजिए और चुनाव सुधार होना चाहिए। क्या अपील आप बहुजन समाज से करना चाह रहे हैं 2022 के मद्देनजर आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते? नहीं, देखिए बहुजन समाज पार्टी से तो हम पहले बताया ना, बहुजन समाज से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं? नहीं अच्छा, बहुजन समाज से तो यही अपील, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अब बहुजन समाज से तो हमारी यही अपील है कि जिस तरह से हमने सभी के लोगों को, सभी जातियों के, चाहे जो दलित हो, अति दलित हों, जो अति दलित में इन्होंने भाजपा ने बांटने का जो कुछ चक्र चला है उससे हम ही काट कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर जात के लोगों के लिए कुछ न कुछ दिया था। जैसे खादी ग्रामोद्योग सचिव थे मैं उत्तर प्रदेश में, तो हमने कुम्हारों के लिए भूमि पट्टा दिए, मछुआरों के लिए भूमि पट्टे दिए, आपके जो धोबी हैं उनके लिए धूम पट्टे दिए, मछुआरे दिए के लिए मछली पट्टे दिए। इसलिए हर जात के लिए हम ही ने किया है, एकता के सूत्र बांधा। हमने ये कहा है कि हमसे ज़्यादा तुम्हारा कोई हितैषी नहीं है, और भाजपा जिस तरह से तमाशा कर रही है और जो जात के आधार पर जो मंत्री बना रही है वो उनकी चाल सही नहीं होगी, सफल नहीं होगी। इस चुनाव में आप मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा को मानते हैं? मुख्य प्रतिद्वंदी क्या, हम तो भाजपा से ज़्यादा अपने घर के जो पार्टियाँ हैं उन्होंने करा हमारा नुकसान। हम तो उनके साथ मिल के चलना चाहते थे, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। हम तो पार्टी ज्वाइन करने गए थे, रिटायरमेंट के बाद सारी पार्टियां, मेरे दिग्विजय सिंह मेरे घर पे आए, माननीय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह साहब ने कहा था हमारे साथ काम करो। फिर आपको जो राजनाथ सिंह ने हमें टेलीफोन किया, गाजियाबाद से ही किया था, जब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, जयवीर था, वहाँ से टेलीफोन किया, चंदपाल आगरा से MP बन जाओगे। मैंने आपने धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने सामाजिक न्याय समिति बनाई थी, जो सामाजिक अन्याय समिति सिद्ध हुई। आज उसी के आधार पर जो दलित अति दलित, बैकवर्ड अति दलित को बांट रही भाजपा। तो ये चाल जो चली है, ये तो ऋग्वेद से लेके आज तक जो चलाने वाले थे बहुजन ये सवर्ण लोग, वही चाल चल रहे हैं। और उसको चाल को काटने के लिए हम जैसा स्पीकर होना चाहिए जो हर बात को, हर चीज़ की इनको काट ले। क्योंकि हमने तो सारे चीफ मिनिस्टरों को देखा है, इतने चीफ मिनिस्टर देखे हैं कि कोई हमसे जीत नहीं पाया। हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरिट में रिजर्वेशन होता था, मेरिट में कोई आता नहीं था, तो हमने कल्याण सिंह कृष्ण चीफ मिनिस्टर थे, वो चीफ सेक्रेटरी थे, तो हमने कहा सारे सेक्रेटरी कमेटी में, और नरेंद्र मिश्रा जो चले गए इनके प्राइम मिनिस्टर के, वो भी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे। हमने कहा ये जो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कहा इसमें जो सीनियरिटी सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन अनफिट फार्मूला लगाया जाए, तभी प्रमोशन पा पाएंगे, तब वो प्रमोशन पा पाए। एक सवाल है, किसी अन्य पार्टी से भी आपका गठबंधन होगा क्या? किससे? गठबंधन किसी पार्टी से कर सकते हैं? पार्टी से गठबंधन? अब ये तो भाई साहब गठबंधन के लिए कोई कह रहा 50 मेरे साथ दल हैं छोटे छोटे, आप लीडरशिप ले लीजिए, वो टेलीफोन कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अभी तो मैं सबकी सुन रहा हूँ कि मैं आऊँगा लखनऊ, तब हम बात करेंगे तुमसे क्या है क्या नहीं है, कितनी गहराई में है, कितने क्या है, आपसे भी जूता पट्टी चलेगी। तो मायावती जी से हमारा प्रमुख था कि अगर उनको थोड़ा सा भी चेतना आ जाए, मगर वो तो सतीश मिश्रा के कर सकते थे। आप तो सतीश मिश्रा हटा दे, मैं कल कर लूँगा। सतीश मिश्रा ने तो बर्बादी कर दिया है। आज जो है उनको जय भीम से हटा करके क्या बांट रहे हैं, त्रिशूल बांट रही हैं, गणेश की मूर्तियां बांट रही हैं। इससे हमारे जो जय भीम वाले लोगों को बड़ा धक्का लग रहा है, और मैं समझता हूँ उसे हट जाना चाहिए, और हटने के बाद चंद्रपाल की आदर्श समाज पार्टी को चुनना चाहिए। तभी सारे समाज के सारे लोगों का सब कारण है। सामाजिक रूप से तो आप कर ही रहे हो, आर्थिक रूप से संपन्न करने का काम केवल चंद्रपाल ने किया है, और चंद्रपाल ही कर सकता है, क्योंकि योजना और कोई नहीं जानता। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।